हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग जीके, जीएस और करेंट अफेयर और यूपी विशेष के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होती है? पहला क्वेश्चन ऑप्शन है विटामिन ए, बी है विटामिन सी और सी है विटामिन बी और डी है विटामिन डी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा। इसमें रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स बीमारी होता है। इस रोग में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम होता है। तो रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होता है? तो विटामिन डी, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने फाइल नेम, बी है प्रोग्राम, सी है रिकॉर्ड्स और डी है प्रोग्रामर। तो क्या कहलाता है बताइएगा इसमें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोग्रामर, कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक समरसता, बी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी है जनजाति जागरण और डी है युवा जागरण। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें बताइए। तो तीसरा का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? ये इसके स्थान पर आप लोग कैसा लिख लीजिएगा। कैसा दिखाई देता है? तो पहला ऑप्शन है नीला, बी है काला, सी है बैगनी और डी है लाल। कैसा दिखाई देता है बताइए इसमें। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है बहुत निम्न ताप का अध्ययन, बी है बहुत अधिक ताप का अध्ययन, सी है जीवाश्म का अध्ययन और डी है जीवाणुओं का अध्ययन। तो क्या कहलाता है इसमें? आप लोग ऑप्शन बताइएगा। क्रायोजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अत्यंत निम्न ताप का अध्ययन किया जाता है। भारत में क्रायोजेनिक इंजन का भी निर्माण किया जा रहा है जो GSLV यानों में प्रयुक्त किया जाएगा। GSLV यानों में प्रयुक्त किया जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन? तो इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत निम्न ताप का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया
अतिरिक्त जल ज़्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन हो जाते हैं। यानी कि किसके द्वारा हवा में विलीन हो जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है पत्ते की ऊपरी सतह, बी है पत्ते की निचली सतह, और सी है फूलों की पंखुड़ियाँ, और डी है तना। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, इसमें बताइएगा ऑप्शन कौन सा सही है। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो वनस्पति द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज़्यादातर पत्तों के द्वारा हवा में विलीन हो जाता है। किसके द्वारा? तो पत्तों के द्वारा हवा में विलीन हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? तो वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं, वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। तो पत्तों की ऊपरी सतह के द्वारा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पत्तों की ऊपरी सतह, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है चैडविक, बी है बोहर, और सी है रदरफोर्ड, और डी है न्यूटन। तो किसके द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया? तो इसका एक ट्रिक होता है, देखिए, ईंट पर नाच। ईंट इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन चैडविक। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो चैडविक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, सौर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर है? सूर्य से अधिक दूरी पर है, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है यूरेनस, बी है शनि, सी है वरुण, और डी है गुरु। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सूर्य से 4472 मिलियन किमी दूरी पर है। यह सूर्य की जो परिक्रमा है 165 वर्ष में करता है, 165 वर्ष में करता है। यानी इसका ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वरुण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गतिमान एक्सप्रेस एक ऐसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है? तो ऑप्शन है आपके सामने 120 किमी प्रति घंटा, बी है 130 किमी प्रति घंटा, और सी है 140 किमी प्रति घंटा, और डी है 160 किमी प्रति घंटा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। गतिमान एक्सप्रेस भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी है जो दिल्ली और आगरा के बीच चलती है। इसकी गति 160 किमी प्रति आवर्स है। यह 188 किमी की दूरी तय करने के लिए 100 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का? 100 मिनट का समय लेती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? बहती नदी नहीं है, यानी पश्चिम दिशा में कौन सी नदी नहीं बहती है उसको आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन है पहला नर्मदा, बी है लूनी, और सी है साबरमती, और डी है कृष्णा नदी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें बताइएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्णा नदी भारत के पश्चिम दिशा में नहीं बहती है, लेकिन साबरमती, लूनी और नर्मदा पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। कृष्णा पश्चिम घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई 1290 किमी है। यह दक्षिण
पूरब में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इसकी जो लंबाई है कितना है? 1290 किमी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, कृष्णा नदी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? नहीं है बताना है। तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, बी है ओडिशा, सी है मध्य प्रदेश और डी है झारखंड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 11 का बताइएगा। तो इसमें आपका 11 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा में जो उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है और झारखंड है की सीमा को स्पर्श करती है, लेकिन उड़ीसा को यूपी उत्तर प्रदेश स्पर्श नहीं करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा को स्पर्श नहीं करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये यहाँ पर स्पेस रहेगा। कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है या भारत की सबसे बड़ी झील भी है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कौन सा झील है जो भारत की सबसे खारे पानी की झील है और यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है? तो इसमें आपका ऑप्शन है पहला डल झील, बी है चिल्का, सी है वुलर और डी है डिडवाना। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसमें 12 का? तो आपका 12 का आंसर बी हो जाएगा आंसर, चिल्का। कौन सी? चिल्का झील। चिल्का झील ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह 70 किमी लंबी और 30 किमी चौड़ी है। 30 किमी चौड़ी है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा, चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अनुसूची में किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? तो पहला ऑप्शन है 5वीं, दूसरा है 10वीं, तीसरा है 6वीं और चौथा है चौथी। चौथा ऑप्शन चौथी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6वीं अनुसूची में, भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है। इससे संबंधित अन्य प्रावधान अनुच्छेद 244 एवं 275 में भी वर्णित किया गया है। वर्णन किया गया है 244 एवं 275 में भी वर्णन किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, 6वीं अनुसूची। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पहला है अल्पसंख्यक, बी है न्यायपालिका और सी है पंचायत और डी है सदन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें बताइएगा। तो इसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1992 के तहत भारत के संविधान में नया खंड कौन जोड़ा गया? तो 9 जोड़ा गया। इससे पंचायत
नाम से उल्लेखित किया गया और अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं सूची भी जोड़ी गई। इसमें पंचायतों को 29 विषय वस्तु सम्मिलित किए गए। कितने? तो 29 विषय वस्तु। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 48, बी है अनुच्छेद 48A, सी है अनुच्छेद 49 और डी है अनुच्छेद 50। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें 16 का आपको आंसर बताना है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। यह संविधान के भाग कौन सा भाग है? तो यह संविधान के भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 49। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान सभा द्वारा डैश में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन है 29 अक्टूबर 1949, बी 22 दिसंबर 1949, सी 26 नवंबर 1949 और डी 3 जनवरी 1950। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बताइए। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा हुआ था। 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा जब इसे पारित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग थे। कितने भाग? तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थीं। सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के डैश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, यानी कहाँ अपना पहला उपदेश दिया? अपने कार्यविधि की नींव रखी और अपने कार्यविधि की नींव रखी। तो पहला ऑप्शन है कुशीनगर, बी है संकिसा और सी है सारनाथ और डी है श्रावस्ती। तो कहाँ दी थी? 18 का आंसर बताइए। तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी। बुद्ध ने प्रथम उपदेश को क्या नाम दिया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा। और बुद्ध ने सर्वाधिक समय कहाँ पर बिताया था? तो श्रावस्ती में बिताया था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की घटना हुई। किसकी? महापरिनिर्वाण की घटना हुई कुशीनगर में। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग डैश तक चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी
प्रांत का गठन किया। इसमें क्या हो जाएगा आंसर बताइए। तो पहला ऑप्शन है अहमदाबाद, बी है इलाहाबाद, सी है भुवनेश्वर और डी है श्रावणकोर। तो कौन सा इसमें 19 का आंसर क्या होगा? तो 19 का आंसर आपका जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग कहाँ चले गए? तो इलाहाबाद चले गए। कहाँ? इलाहाबाद चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन भी किया। लॉर्ड कैनिंग 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था और 1858 ईस्वी में कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने और 1 नवंबर कब? 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक भव्य दरबार में शाही घोषणा के माध्यम से रानी विक्टोरिया को यह सूचना दी कि उन्होंने भारत में सीधी सत्ता संभाली है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? तो बताइए। तो इस प्रकार से इस आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इलाहाबाद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान है को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया, वह कब आया ये बताना है आप लोगों को। तो 20 का आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है 7 दिसंबर 1999, बी है 9 नवंबर 2000 में और सी है 23 अक्टूबर 2000 में और डी है 4 मार्च 2000 में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें 20 का आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नवंबर 2000 में एक नया राज्य अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्य में से एक, इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। वो कौन सा नृत्य है ये बताना है आप लोगों को। कौन सा नृत्य है? तो पहला ऑप्शन है रासलीला, बी है ख्याल, सी है रामलीला और डी है चारकुला। तो कौन सा नृत्य हो जाएगा? तो चारकुला उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है। कौन? चारकुला। यह नृत्य कहाँ पर होता है? तो ब्रज क्षेत्रवासियों अर्थात मथुरा जनपद में प्रसिद्ध है। कहाँ पर? मथुरा जनपद में प्रसिद्ध है। इस नृत्य शैली में एक मुश्किल संतुलन होता है जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड को रखकर मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, चारकुला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? पहला ऑप्शन पटाखों का जलना, बी है मैग्नीशियम तार का गर्म होना, सी है कपड़े सुखाना और डी है पानी में चीनी का घुलना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? ए, पटाखों का जलना एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है, अन्य सभी भौतिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम तार का गर्म होना भौतिक परिवर्तन, कपड़े सूखना भौतिक परिवर्तन, पानी में चीनी का घुलना क्या है? ये सब भौतिक परिवर्तन हैं। ऑप्शन नंबर ए पटाखों का जलना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है? तो पहला ऑप्शन दिया है के मतलब होता है पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। पी होता है लेड और ये होता है AU सोना, गोल्ड और
ये होता है सोडियम। क्या होता है? सोडियम होता है, सोडियम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, लेड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीकाकरण की खोज की थी? चेचक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 24 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है, तो डेंगू, सी ऑप्शन चिकनगुनिया, और बी है जीका, और डी है दाग रिंगवर्म। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दाग एक कौन सा रोग है? तो कवक जनित रोग है, कवक जनित रोग है, यह मच्छर से उत्पन्न नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये सब मच्छर से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी बिल को पारित करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है बिहार, बी है असम, सी है उत्तर प्रदेश, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो जीएसटी बिल को पारित करने वाला प्रथम राज्य असम है। और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। कब? 1 जुलाई 2017 से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 16 सितंबर, बी है 20 सितंबर, सी है 20 सितंबर, बी है 10 सितंबर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयरलैंड की राजधानी और मुद्रा का नाम बताइए। आयरलैंड की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है? सुआ फिजी की राजधानी है, फिजी, और फिजी डॉलर होता है फिजी। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। डबलिन आयरलैंड की राजधानी है, यहाँ का मुद्रा यूरो होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? 29 का आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, बी है भारत के संसद, और सी है भारत के प्रधानमंत्री, और डी है संघीय वित्त मंत्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 29 का आपको बताना है। तो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत की संसद। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो पहला है 1 जनवरी 1949, बी है 26 जनवरी 1950, सी है 1 जनवरी 1950, और डी है 1 अप्रैल 1956। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 31 का। 31 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो 1 जुलाई 1955, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ था। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एशिया का सबसे बड़ा बैंक है, एशिया का सबसे बड़ा बैंक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको संबोधित करता है ये बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो वर्ष 1945 की बात है।
में सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमे चलाने का निर्णय लिया। इसमें आरोपियों की तरफ से वकालत सर तेज बहादुर सप्रू ने किया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, कौन थे? तो मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः चगताई तुर्क थे। कौन? चगताई तुर्क। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। इसमें बाबर ने जिस नवीन राज्य की निर्माण डाली वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर? तो चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। और बाबर ने जिस नवीन राज्य की नींव डाली थी वह कौन था तुर्की नस्ल का? कौन था? तो चगताई तुर्क वंश था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? कितना लगाया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 0.066% लगाया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना लगाया है? तो 0.066 ये वृद्धि जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।